हाँ चलो बेटा। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कंपनी को एमजीटी फॉर्म नंबर 4 और 5 मिल जाता है, तो अभी आपने देखा कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एमजीटी 5 में क्या करना, आरओसी को बताना। ठीक है। तो अब कंपनी की आ रही है, तो यूरी कंपनी सेल डिजिग्नेट अ पर्सन, कंपनी क्या करेगी, एक पर्सन को डिजिग्नेट करेगी जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा। who shall be responsible for furnishing and extending cooperation for providing information to the registrar, मतलब जो रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ओके चलो। तो वही कह रहा है, ये कह रहा है इंफॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार आर एनी अदर ऑथोराइज ऑफिसर, कोई भी अभी पर्सन हो सकता है जिसे ऑथोराइज किया जाएगा इसके लिए। ओके बेटा। with respect to beneficial interest in share of the company। ओके बेटा। आगे चलो। फॉर द पर्पज ऑफ सब रूल 4 द कंपनी में डिजिग्नेट, मतलब कि इस पर्पज के लिए कंपनी क्या करेगी, डिजिग्नेट करेगी या तो कंपनी सेक्रेटरी को बेटा, यदि आपके कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो उसको, या फिर केएमपी को बेटा, या फिर यूरी ऑफिसर। अगर आपके कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो वो ठीक है। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो क्या होगा बेटा, की एमपी के की मैनेजरियल पर्सोनल, ठीक है ना, या फिर यूरी डायरेक्टर इफ देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी आर के एम पी। ठीक है बेटा। अगर आपके कंपनी के अंदर कौन नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी या केएमपी नहीं है, तो रजिस्टर को ऑथोराइज किया जाएगा। हाँ तो ये आपको 3 पॉइंट याद रखना है बेटा, कि जो ऑथोराइज पर्सन होते हैं, अभी हमने ऊपर देखा, जो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है उनमें से किसको सबसे पहले ऑथोराइज किया जाएगा, सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो आपका केएमपी, अगर केएमपी और कंपनी सेक्रेटरी दोनों नहीं है तो यूरी रजिस्टर्ड इस काम के लिए लाइबल रहेंगे। ठीक है ना। चलो। until a person is designated as referred under sub rule for the following person shall be deemed to have been designated person, मतलब कि until, जब तक ये पर्सन आपके रिफर्ड नहीं किए जाते तब तक क्या होगा बेटा, डीम्ड किए जाएंगे हैव बीन डिजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है ना। तो कंपनी सेक्रेटरी को हम डीम्ड करेंगे, वो हम आपका क्या है, ऑथोराइज या डिजिग्नेटेड पार्टनर है, पर्सन है। ठीक है ना। इफ देयर इज a requirement of appointment of such company secretary under the act and the rule made there under are, फिर कह रहा है यूरी मैनेजिंग डायरेक्टर आर मैनेजर इन केस कंपनी सेक्रेटरी हैज नॉट बीन अपॉइंटेड। ठीक है ना। यूरी डायरेक्टर इफ देर इज नो कंपनी सेक्रेटरी आर मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है बेटा। तो अब ये इन रिस्पेक्ट, अगर मान लो बेटा आपके कंपनी के अंदर क्या है, कंपनी सेक्रेटरी होगा। ठीक है ना। अगर कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट है, अगर कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट नहीं है तो यूरी मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर इन केस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी नहीं अपॉइंट है। ठीक है। अब आती है बात, यदि आपकी कंपनी सेक्रेटरी और मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर नहीं है तो यूरी डायरेक्टर इसके लिए डिजिग्नेटेड किए जाएंगे। ठीक है ना। फिर आगे दे रहा, यूरी कंपनी शैल इन्फॉर्म द डिटेल्स ऑफ डिजिग्नेटेड पर्सन इन एनुअल रिटर्न। अब बेटा अगर आपने अपने कंपनी में जिस पर्सन को डिजिग्नेटेड किया है बेटा, किसके लिए, जो अभी हमने बताया, क्या बताया बेटा, 6 एमजीटी फॉर्म नंबर 6 जो आरओसी को फाइल करना पड़ता है, उस फॉर्म के लिए एक पर्सन को क्या किया जाता है, डिजिग्नेटेड किया जाता है। ठीक है ना। उसका नाम आपके एनुअल रिटर्न में क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है ना। ओके बेटा। चलो। अब कह रहा है इफ कंपनी चेंजेस द डेजिग्नेटेड पर्सन एट एनी टाइम। ओके बेटा। अब आपका डेजिग्नेटेड पर्सन चेंज हो सकता है, इट शैल इंटीमेट द सेम टू रजिस्ट्रार इन फॉर्म नंबर GNL, ठीक है, 2 स्पेसिफाइड अंडर द कंपनीज रूल 2014। ओके बेटा। चलो। आगे कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन। अब देखो बेटा, अगर आपने क्या किया, जो एमजीटी फॉर्म नंबर, सॉरी,
कह रहा है सेक्शन 89 का डिफॉल्ट किया, ठीक है, वेयर डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर सेक्शन 89 इज नॉट मेड बाय द बेनिफिशियल ओनर, ठीक है ना। अब बेनिफिशियल ओनर के द्वारा क्या नहीं किया गया है, डिक्लेरेशन नहीं दिया गया है, देन एनी राइट विद रिस्पेक्ट टू सच शेयर शैल नॉट बी इनफोर्सेबल बाय द बेनिफिशियल ओनर। वो आपका जो मेन शेयर होल्डर रहेगा उसी को सारे के सारे इंटरेस्ट ट्रांसफर किए जाएंगे, क्योंकि जब तक डिक्लेरेशन नहीं मिल जाता बेनिफिशियल ओनर से तब तक उसको किसी का राइट ट्रांसफर किया नहीं जाएगा। ओके बेटा, चलो एक्सेप्शन दे रखा है, रूल 9 शैल नॉट अप्लाई टू ट्रस्ट विच इज क्रिएटेड टू सेट अप अ म्यूचुअल फंड, ठीक है बेटा, मतलब कि म्यूचुअल फंड या फिर ट्रस्ट या वेंचर कैपिटल फंड या सच अदर फंड एज में बी अप्रूव्ड बाय सेबी अकॉर्डिंगली सच एंट्रीज नीड नॉट फाइल द डिक्लेरेशन एज इन्वेस्टिगेटेड बाय दिस रूल। तो इस केस में किसी भी प्रकार से डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा, ठीक है। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड वगैरह के केस में वेंचर कैपिटल फंड है और भी बहुत सारे अप्रूव्ड फंड है, उनकी बात कर रहा है, ठीक है। चलो, ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू पे डिविडेंड नॉट इफेक्टेड, मतलब कंपनी की ड्यूटी है डिविडेंड पे करने की। हमने बताया था कि क्या इंटरेस्ट होता है बेटा यदि आप शेयर होल्ड करते हो तो डिविडेंड है जैसे, तो कह रहा है डिविडेंड नॉट अफेक्टेड, नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू prejudice the obligation of a company to pay dividend to its member under this act, and the said obligation shall on such payment stand discharged। ओके बेटा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि डिक्लेरेशन नहीं आया तो डिविडेंड पे करने में इफेक्ट करो आप ना, बिल्कुल नहीं, आपको डिविडेंड पे करना है। वो शेयर होल्डर जो भी आपको क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, क्या प्रोवाइड करेगा, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, या फिर जैसे वो बोलता है वैसे मेंबर को, अगर वो अकाउंट अपना ऐड किया है तो उसके अकाउंट के थ्रू उसको क्या करना होगा, पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, मीनिंग ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। अब बेनिफिशियल इंटरेस्ट की मीनिंग क्या होती है, फॉर द पर्पजेस ऑफ सेक्शन 89 एंड सेक्शन 90 बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन अ शेयर इंक्लूड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एनी कॉन्टैक्ट अरेंजमेंट और अदरवाइज द राइट टू आर इंटाइटलमेंट ऑफ अ पर्सन एलोन आर टुगेदर विद एनी अदर पर्सन। वही चीज है जो कि हमने ऊपर आपको बताया, मतलब कहने का कि इसमें बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर इंक्लूड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एनी कॉन्टैक्ट अरेंजमेंट और अदरवाइज द राइट और इंटाइटलमेंट ऑफ अ पर्सन एलोन और टुगेदर विद एनी अदर पर्सन टू एक्सरसाइज आर कास्ट टू एक्सरसाइज any or all of its right attached to such share, ठीक है, receive a particular in any dividend or other distribution in respect of such share। मतलब डिविडेंड है और अगर डिवेंचर है, इंटरेस्ट है बेटा, वोटिंग पावर है और बहुत सारी चीजें, वो सब बेनिफिशियल को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। अब दे रखा है एक्सेप्शन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 89। अब यहाँ पे सेक्शन 89 के एक्सेप्शन दिए गए हैं बेटा, ठीक है ना। चलो एक्सेप्शन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट एनी क्लास और क्लासेस ऑफ द person from complying with any of the requirement of this section except subsection 10 if it is considered necessary to grant such exemption in the public interest, ठीक है। ओके बेटा, चलो, एनी सच एग्जामिन में बी ग्रांटेड आइदर अनकंडीशनली आर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, ठीक है। एग्जेम्पशन टू द कंपनी आपको बहुत सारी चीजों में अप्लाई होगी, ठीक है ना। चलो, अब इसके लिए गवर्नमेंट आपको जब तक नहीं बताती तब तक उस सबको अप्लाई होगा, ठीक है। चलो, पेनल्टी है फॉर डिफॉल्ट सेक्शन 89। तो अगर आप डिफॉल्ट करते हो, जो आपको सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 2 3 हमने बताया, आपको देखा आपने देखा होगा सब सेक्शन 1 और 2 और 3
he shall be liable to penalty of 50,000 rupees, and in case of continuing default with a further penalty of 200 rupees for each day after the first, during which such failure continues subject to maximum 5 lakh rupees relating to default made by company। अगर कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है तो उस केस में क्या पेनल्टी रहेगी। इफ अ कंपनी रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न अंडर सबसेक्शन 6 fails to do so before the expiry of time specified therein, the company and every officer, जो टाइम लिमिट बताया गया बेटा उस टाइम लिमिट से आप फेल कर जाते हैं तो every officer of the company who is in default shall be liable to penalty of 1,000 rupees for each day during which such failure continues subject to maximum 5 lakh rupees in case of company and 2 lakh rupees in case of an officer who is in default। ठीक है बेटा, चलो तो ये आपका रहा सेक्शन 89 कंप्लीट हो चुका है भाई। ओके।